साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन के अध्याय नंबर 7 से, जिसका नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई एवं उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां और उन पर बने बांध एवं नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से राजस्थान के जितने भी जल संसाधन हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है, चाहे वो आप झीलें हों, नदियां हों, बांध हो, नहरें हों या तालाब हो एवं कुएं एवं नलकूप आदि हों। तो इसमें मुख्य रूप से इसी का जिक्र किया गया है। फिर आगे अपवाह तंत्र। राजस्थान में अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है और कौन कौन सा है, इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं। धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। यह भी जाने सहायक नदियाँ, ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। फिर है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। फिर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर लिखा है, अर्थात आपको मैंने बेसिक रूप से बताने की कोशिश की। अर्थात सबसे ज़्यादा जो प्रवाह तंत्र है वो है आंतरिक प्रवाह तंत्र, वो 60% है। फिर है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, वो है 24%। फिर है अरब सागर का प्रवाह तंत्र, वो है 16%। ठीक है। इसमें पहले बताया गया है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वतमाला से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं तथा यमुना नदी, गंगा नदी एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो भाई कौन कौन सी नदियां हैं इसमें? बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है। और यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी किसमें? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। फिर है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र अरावली पर्वतमाला से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। कौन कौन सी है भाई? माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इसकी सहायक नदियाँ अपना जल कहाँ पर लेके जाती हैं? अरब सागर में। ठीक है। फिर है आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। पहला है बंगाल की खाड़ी का, दूसरा है अरब सागर का और तीसरा है आंतरिक प्रवाह का। ठीक है। फिर देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियां। राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है। तो पहली है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है।
राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। मुख्य बात क्या है, उद्गम कहाँ से होता है भाई? उद्गम होता है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। फिर इस राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? राजस्थान में करती है चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से। फिर ये कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हो गई बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि। फिर है राजस्थान का औद्योगिक नगर कहाँ स्थित है? औद्योगिक नगर कोटा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। फिर है बनास नदी। बनास नदी के बारे में देख लेते हैं। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाईमाधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। कौन सी नदी है? मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि। तो उद्गम कहाँ से होता है भी? उद्गम होता है राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से। यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, अर्थात सिर्फ राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है और टोंक नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी सहायक नदियां हैं मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि। ठीक है। फिर है लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में देख लेते हैं। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती एवं सागरमती नामक दो दरारों के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, ब्यावर, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुइया आदि है। तो इस नदी का जल बालोतरा तक मीठा होता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। ठीक है। फिर है माही नदी। माही नदी के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम हैं। प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? सोम और जाखम इसकी सहायक नदियां हैं। फिर है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर संभाग के कोटपुतली, बहरोड जिले में स्थित अरावली की विराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो बता देना, बाणगंगा नदी कहलाती है। घग्गर नदी। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। ठीक है। तो भाई कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। राजस्थान उच्चावच एवं अपवाह तंत्र। राजस्थान उच्चावच और अपवाह तंत्र। ठीक है। क्या बताया गया अभी इसमें? इसमें जिले और नदियों के बारे में बताया गया। ये देखिए यहाँ पर, ये जो ऐसा संकेत है वो है नदियों का और ये जिलों का संकेत है। फिर ये समुद्र तल से ऊंचाई दी है इसने मीटर में 150, 300, 600, 900। ठीक है। फिर थोड़ा सा देख लेते हैं नक्शे के माध्यम से। ठीक है। ये देखिए, लूनी नदी हो गई, सुकड़ी नदी, बांडी नदी, सागी नदी, बनास नदी, और ये जैसमंद झील आ गई। यहाँ पर माही नदी आ गई, यहाँ पर बनास नदी आ गई, खारी नदी आ गई। तो इसके माध्यम से इसने अच्छी तरह से हमको बताने का प्रयास किया है। ठीक है। फिर है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजनाएं राजस्थान की। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई
पेयजल, वर्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपर्दन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें पहली है चंबल परियोजना। ठीक है, चंबल परियोजना के बारे में देख लेते हैं। चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, अर्थात राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर एवं कोटा बिराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। तो इसमें कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए हैं। एक तो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में, और तीसरा है कोटा जिले में जवाहर सागर, और चौथा है कोटा बैराज सागर बांध कोटा में। ठीक है, फिर ये चित्र 7.2 के माध्यम से राणा प्रताप सागर बांध का चित्र दिखाया गया, और 7.3 दिखाया गया है माही बजाज सागर बांध का। ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। किसकी है भाई? राजस्थान और गुजरात दोनों की है। ठीक है, इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। ठीक है, फिर है बिसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले में टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, डीडवाना, कुचामन सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। फिर है सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। कौन कौन से राज्यों की है भाई? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर एवं जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। फिर है इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाक्कल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। फिर है राजस्थान में प्रमुख जिले एवं जल संचयन, अर्थात राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख जिले हैं? राजस्थान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी एवं 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ के राजाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात चला जाता है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन से जिले को कहा जाता है भी? उदयपुर जिले को कहा जाता है।
फिर है जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया था। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। यह क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने करवाया था 1687 से 1691 के मध्य गोमती नदी पर करवाए थे। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी भी कहा जाता है। राजसमंद में कौन सी झील है अभी? राजसमंद झील है, जिसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? नौचौकी कहलाता है, ठीक है। फिर है इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उमेश सागर, जैसलमेर में गडीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड आदि कई अन्य जिले भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। फिर है राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं डीडवाना कुचामन के मध्य सांबर झील, बालोतरा में पचपदरा, डीडवाना कुचामन में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोकरण और फलोदी आदि खारे पानी की झीलें भी हैं, ठीक है। फिर है राजस्थान की प्रमुख झीलें। नक्शे के माध्यम से हमको दर्शा रखा है। 7.2 राजस्थान में झीलों का वितरण, इस पर भी थोड़ी हम नजर डाल लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं यहां से। ये देखिए बीकानेर में कौन कौन सी हैं? बीकानेर में कोलायत और लूणकरणसर। फिर है फलोदी में फलोदी झील, जैसलमेर में गडीसर। फिर है जोधपुर में कायलाना झील। फिर है डीडवाना कुचामन में डीडवाना। फिर है सिलीसेड अलवर। फिर ऊपर देख लेते हैं। फिर देखिए आप, राजसमंद में राजसमंद, सिरोही में है नक्की झील, उदयपुर में है उदय सागर, पिछोला और फतेह सागर, सलूम्बर में है जयसमंद झील। यह पहले उदयपुर में थी, लेकिन उदयपुर से एक नया जिला बन चुका है सलूम्बर, तो ये अब सलूम्बर जिले में चली गई है। फिर है गेप सागर डूंगरपुर। फिर है अजमेर में आना सागर और पुष्कर। फिर है ये देखिए सांबर झील, यहाँ पर सांबर झील, ठीक है। फिर है मानसागर झील जयपुर में, तो ये प्रसिद्ध झील है, ठीक है। फिर है जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या है और हम कैसे कर सकते हैं और क्या महत्व है इसका, ठीक है। घी डुले तो मारो कुछ नहीं गियो, पानी डुले तो मारो सब कुछ गियो। ये एक कहावत है। क्या है? कहावत है, ठीक है। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वर्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। फिर है वर्तमान में जल संरक्षण के लिए बूंद बूंद सिंचाई, फवारा सिंचाई, एनीकट, रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग आदि तकनीकें प्रचलित हैं।
वर्तमान में कौन कौन सी जल संरक्षण की तकनीकें प्रचलित हैं भाई? तो पहली है बूंद बूंद सिंचाई, दूसरा है फव्वारा सिंचाई, तीसरी है एनीकट, और चौथी है रूफटॉप जल संचयन, और पांचवी है वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं या टैंक में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। फिर है शब्दावली। शब्दावली है भूगर्भी क्या होता है? भूमि के अंदर का। अपवाह क्या होता है? नदी जल का बहना या प्रवाह। टांका क्या है? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना। फिर है खड़ीन। खड़ीन है पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। फिर है जोहड़। जोहड़ है वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई संरचना। फिर है संरक्षण। संरक्षण होता है सुरक्षित रखना या रख रखाव। फिर है अभ्यास क्वेश्चन। अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं। बनास किस नदी की सहायक नदी है भाई? बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। माहीबजा सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो ये बांसवाड़ा में विकसित की गई। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है या उद्गम होता है। ठीक है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने गोमती नदी पर करवाया था 1687 से 1691 के मध्य। फिर है चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, कोठारी, पार्वती आदि। फिर है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के नाम लिखिए। तो ये है चंबल, माहीबजा सागर, बिसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। फिर है चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए। फिर है राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये हमारा 7वां लेसन था जिसमें जल संरक्षण के बारे में पूरा बताया गया है। साथ साथ में अववाह तंत्र का भी पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ जो भी हमारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।